सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अ डे टू डाई के बारे में। ये कहानी है एक पेरोल ऑफिसर की, जिसे कुछ लोग ब्लैकमेल करते हैं और मजबूर कर देते हैं एक बहुत बड़े हाइस्ट का हिस्सा बनने पर। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक छोटे से शहर का दृश्य आता है। यहाँ पर हम बहुत सारे आतंकवादियों को देखते हैं जो एक स्कूल के अंदर घुस चुके हैं और बहुत सारे ब्लैक लोगों को बंधक बना करके रखा है। तभी हम देखते हैं एक पेरोल ऑफिसर को जिसका नाम है कॉनर। कॉनर को ड्यूटी मिली है कि वो इन सारे लोगों को छुड़ाए। ये लोग स्कूल की तरफ जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ऑल्स्टन नाम के एक पुलिस चीफ को देखते हैं। ऑल्स्टन को बार बार उसके सीनियर की तरफ से कॉल आ रहा है। सारा का सारा प्रेशर ऑल्स्टन पर है कि अगर इन सारे लोगों में से किसी को कुछ भी हुआ तो ऑल्स्टन की नौकरी चली जाएगी। स्कूल के बाहर सबके पेरेंट्स आ चुके हैं। जितने भी लोगों को बंधक बनाया गया है उनके घर वाले बाहर खड़े हैं और वो चिल्ला रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अंदर जितने भी लोग बंधक हैं वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि आतंकवादी कुछ भी नहीं बोल रहे। अभी तक इन लोगों ने अपने डिमांड्स भी नहीं बताए हैं, इसीलिए पुलिस वाले भी परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये आतंकवादी करना क्या चाहते हैं। जब ऑल्स्टन परेशान हो जाता है तब वो कॉल करता है मेसन नाम के एक मिलिट्री ऑफिसर को और उसे कहता है कि वो अपनी टीम को इकट्ठा करे और जितनी जल्दी हो सके वो लोग उस जगह पर पहुंच जाए। मेसन अपने पूरे टीम को इकट्ठा करने लगता है। वो सबसे पहला कॉल करता है अपने साथी स्टीवन को और उन्हें बताता है कि सबको स्कूल के पास पहुंचना है और मार गिराना है सारे के सारे आतंकवादियों। दूसरी तरफ हम कॉनर की टीम को देखते हैं। वो लोग पहुंच जाते हैं स्कूल के पास और अंदर जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। नीचे के सारे लोगों को पता है कि अगर इन लोगों ने कुछ भी गलती की तब उसका खामियाजा मासूम लोगों को भुगतना पड़ेगा। इन्हें बहुत ही सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा ताकि आतंकवादी मासूम लोगों को मारना शुरू ना करे। मेसन जैसे ही अंदर आता है वो एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है ताकि सारे के सारे आतंकवादी एक जगह से दूसरे जगह चले जाए और ऐसा ही होता है। जैसे ही वो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं मेसन की टीम और कॉनर की टीम अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद ये लोग एक एक करके सबको मारने लगते हैं। तभी कॉनर की टीम का एक आदमी पैर रख देता है एक बॉम्ब पे। इसके ब्लास्ट से सारे लोग घायल होने लगते हैं। जब आतंकवादी को पता लगता है कि ये लोग उन्हें मारने आ रहे हैं वो एक टीचर को बंधक बना करके उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो टीचर को कुछ करता उससे पहले मेसन उसे मार गिराता है। लेकिन दूसरी तरफ अब एक के बाद एक सारे बॉम्ब फट रहे हैं। ऊपर जो हेलीकॉप्टर था उसमें भी आग लग चुकी है। थोड़ी देर के बाद हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर जाता है। बहुत सारे ऑफिसर्स घायल हुए हैं जिनमें कॉनर भी एक है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीम चली आती है एम्बुलेंस के साथ और सबको लेकर के जाया जाता है। फिर वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। देखते ही देखते अब 1.5 साल का वक्त बीत चुका है। हम कॉनर को देखते हैं एक कार में। वो अपने खबरी का इंतजार कर रहा है जिसका नाम है स्मिथ। थोड़ी देर के बाद स्मिथ नीचे उतरता है और आने लगता है कॉनर की तरफ, लेकिन वो उसके पास आता उससे पहले उसके सामने आकर के एक कार रुकती है। जैसे ही कार के अंदर बैठे हुए शख्स का चेहरा देखता है स्मिथ, वो भागना शुरू कर देता है क्योंकि अंदर एक ड्रग डीलर है जिसका नाम है कॉर्नेल। अब स्मिथ भागने लगता है और कॉर्नेल उसका पीछा करता है। कॉनर को भी इस बात का आभास हो जाता है। वो भी इनके पीछे आने लगता है। बहुत देर तक ये तीनों एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अंत में कॉर्नेल पकड़ लेता है स्मिथ को और उसे पीटना शुरू कर देता है। तभी हम कॉनर को देखते हैं जो यहाँ पर आ चुका है और कॉर्नेल तैयार है स्मिथ को मारने के लिए, लेकिन वो उसे मारता उससे पहले कॉनर उस पर टूट पड़ता है। बार बार कॉर्नेल उसे मारने की कोशिश करता है। तब अंत में कॉनर को उसे मारना पड़ता है। कॉनर ने ये सेल्फ डिफेंस में किया है। अगर कॉर्नेल को वो नहीं मारता तो कॉर्नेल उसे मार देता। कॉनर स्मिथ को कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तब वो तुम्हें भी फंसा देंगे। वो स्मिथ को भगा देता है। तभी 2 लोग आते हैं जिनमें से एक आदमी का नाम है स्पेड और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर इनका बॉस आ जाता है जो इस शहर का किंगपिन है जिसका नाम है टायरोन। टायरोन जैसे ही आकर के कॉर्नेल की लाश को देखता है वो भड़क जाता है क्योंकि कॉर्नेल उसका सबसे खास आदमी था जिसे कॉनर ने मार दिया। अब स्पीड बंदूक तान देता है कॉनर पर। टायरोन उसे रोकता है और कहता है कि ये इतनी आसानी से नहीं बचेगा, इसने मेरे आदमी को मारा है, पुलिस इसके ऊपर कार्यवाही करेगी। पहले पुलिस को इसके ऊपर कार्यवाही कर लेने दो, अगर उनसे ये बच गया तब हम इसके पीछे आएंगे। इतना कहने के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और कॉनर चला आता है पुलिस स्टेशन। अब कॉनर से पूछताछ शुरू हो गई है कि उसने कॉर्नेल को क्यों मारा। कॉनर कहता है कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। मैं अपनी खबरी से मिलने गया था, वो उसे भी मारने वाला था जिसका नाम है स्मिथ। जो डिटेक्टिव कॉनर से पूछताछ कर रहा है उसका नाम है रिनॉल्ड। रिनॉल्ड कॉनर को कहता है कि स्मिथ को किसी ने मार दिया है और सारे लोगों का कहना है कि उसे तुमने मारा है, सब तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें सस्पेंड कर रहे हैं। जब तक इस केस की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक तुम डिपार्टमेंट में वापस नहीं आ सकते। इन बातों को सुनने के बाद कॉनर यहाँ से निकल जाता है। तभी हम पार्क में बहुत सारे बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर टायरोन आता है और जाकर के मिलता है ऑल्स्टन से। टायरोन और ऑल्स्टन ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तब ऑल्स्टन टायरोन से कहता है कि मुझे और
डोनेशन चाहिए अपने एनजीओ के लिए, तभी मैं काम करूंगा। टायरॉन भी मान जाता है, लेकिन ऑल्स्टन के जाने के बाद स्पेड कहता है कि इस आदमी पर तुम भरोसा नहीं कर सकते, यह आदमी बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। टायरॉन स्पेड की बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी रिनॉल्ड पहुंचता है ऑल्स्टन के पास और बताता है कि कॉनर ने क्या किया है। कॉनर बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, क्योंकि एक ब्लैक लड़के की मौत हुई है और उसका इल्जाम इसके सर पर आ रहा है। दूसरी तरफ हम कॉनर को देखते हैं जो सड़क पर ऐसे ही घूम रहा है। तभी टायरॉन आकर के उसके पास कार रोकता है और कहता है कि हम तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और तुमने मेरे आदमी कॉर्नेल को भी मारा है। तुम्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और एक बहुत बड़ी रकम देनी पड़ेगी मुझे। कॉनर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि अब मेरी नौकरी भी चली गई। इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है। तभी हम कॉनर की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है कैंडिस। कैंडिस अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और टेस्ट पॉजिटिव आता है। वो बहुत खुश है। जल्दी ही आकर के वो बात बताती है कॉनर को कि कॉनर बाप बनने वाला है। कॉनर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम टायरॉन को देखते हैं जो जाता है कॉर्नेल की गर्लफ्रेंड के पास। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो टायरन को बहुत बुरा भला कहती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि तुम्हारी वजह से कॉर्नेल की मौत हुई है। टायरन को ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। वो उसकी गर्लफ्रेंड के पास बहुत सारा पैसा रखता है और वापस आकर के बैठ जाता है कार में। टायरन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। दूसरी तरफ कॉनर कैंडिस के साथ बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो अपनी कार में बैठने ही वाला होता है। तभी स्पेड उसे आकर के पीछे से पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। अब इन लोगों ने कैंडिस को भी किडनैप कर लिया है। थोड़ी देर के बाद जब कॉनर को होश आता है तो वो देखता है कि टायरॉन सामने ही है। टायरॉन कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, मुझे $2 मिलियन चाहिए, वो भी 12 घंटे के अंदर। अगर 12 घंटे के अंदर तुम सारे के सारे पैसे लेकर के नहीं आए तब हम लोग कैंडिस को मार देंगे। कॉनर देखता है कि उसके पास एक पेपर है जिस पर एड्रेस लिखा हुआ है। इसी एड्रेस पर उसे $2 मिलियन लेकर के जाना है, वो भी 12 घंटे के भीतर। कॉनर कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। टायरॉन उससे कहता है कि अगर तुम पैसे कमाने के रास्ते पे निकल जाओ तब तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम्हें बस अपना दिमाग लगाना है, रास्ता तुम्हारे सामने है। अगर तुम पैसे लेकर के नहीं आए तो कैंडिस को भूल जाना। इतना कहने के बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब कॉनर बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो सबसे पहला कॉल करता है अपने भाई टीम को, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। वो उसे बार बार कॉल करते रहता है और पहुंच जाता है उसके घर पर। वो जैसे ही दरवाजा खटखटाता है टीम दरवाजा खोलता है। कॉनर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। टीम कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। कॉनर बार बार उससे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जब टीम नहीं मानता तब वो दरवाजा तोड़ करके अंदर घुस जाता है। ये दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं। बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई होती है। तब कॉनर टीम को कहता है कि अगर तुमने साथ नहीं दिया तो कहीं मैं कैंडिस को खो दूंगा। कैंडिस को लोगों ने बंधक बना करके रखा है। इन बातों को सुनने के बाद टीम रुक जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि अगर तुमने मुझे इन्वॉल्व किया तो क्या होगा। आखिरी बार जब हम दोनों एक साथ थे तो हमने बहुत सारी लाशें बिछाई थी। मैं वो काम दोबारा नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से चले जाओ। कॉनर कहता है कि कैंडिस प्रेग्नेंट है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इन बातों को सुनने के बाद टीम भी रुक जाता है और सोचने लगता है। थोड़ी देर के बाद उसे एक कॉल आता है। कॉल पर बात करने के बाद टीम कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतना कहने के बाद वो एक और पंच मारता है कॉनर को। दूसरी तरफ हम ऑल्स्टन को देखते हैं जिसके सामने शहर की पूरी मीडिया आ चुकी है। सारे के सारे लोग पुलिस वालों पर इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से सिर्फ ब्लैक लोगों की मौत हो रही है शहर में। सबका यही कहना है कि ये पुलिस वाले कर रहे हैं, किसी व्हाइट की मौत क्यों नहीं हो रही, सिर्फ ब्लैक लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जब ऑल्स्टन इन सारे सवालों के जवाब दे रहा होता है तभी हम देखते हैं कि मेसन भी यहाँ पर आ गया है। तब मेसन और ऑल्स्टन बातें करने लगते हैं। मेसन कहता है कि ऐसी चीजें नहीं चल सकती, शहर में बार बार ब्लैक लोगों को मारा जा रहा है और ये बात बिल्कुल चिंताजनक है। लोग कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं, हमारा यही काम बनता है कि हम उन अपराधियों को ढूंढ निकालें। ऑल्स्टन यहाँ पर मेसन को बता देता है कि कॉनर भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसे भी टारगेट किया जा रहा है। तभी दूसरी तरफ हम कॉनर और टीम को देखते हैं। ये दोनों प्लानिंग कर रहे होते हैं कि $2 मिलियन ये लोग कैसे लेकर के आए। तभी यहाँ पर मेसन आ जाता है। मेसन को देखने के बाद ये लोग खुश हो जाते हैं। मेसन कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, मुझे पूरी बात बताओ। तब कॉनर सब कुछ बताने लगता है कि टायरॉन ने उसकी पत्नी को किडनैप कर लिया है और 12 घंटे के अंदर उसे $2 मिलियन लौटाने हैं, कैसे भी। मेसन कहता है कि $2 मिलियन हम कहाँ से लाएंगे। कॉनर कहता है कि उसने मुझे एक पेपर दिया था जिसपे एक लोकेशन है, वहाँ से हम पैसों को लूट सकते हैं। मेसन थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि हमें और आदमियों की जरूरत पड़ेगी। ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। सबसे पहले मेसन इन्हें लेकर के जाता है मिलर नाम के आदमी के पास। मिलर भी इनके गिरोह में शामिल हो जाता है। तभी हम एक स्नाइपर को देखते हैं जिसका नाम है स्टीवन। स्टीवन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है बेकी। ये दोनों निशाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग करीब आने लगते हैं। तभी मेसन इन्हें कॉल करता
करता है और पूरी बात बताता है। लेकिन ये सारे लोग डरे हुए हैं क्योंकि आज से 1.5 साल पहले इन लोगों ने एक साथ मिल करके काम किया था। तब बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। ये एक पास आने से डर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि कॉनर की पत्नी की जिंदगी खतरे में है। थोड़ी देर के बाद ये 5 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मेसन सबको प्लानिंग बताने लगता है कि किसे क्या करना है और 1% का भी कोई रिस्क नहीं ले सकता, वरना कैंडिस को कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले ये लोग बहुत सारा हथियार लाते हैं। कॉनर हथियारों को देखने के बाद चौंक जाता है। अब इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर रखी है। बिना वक्त गंवाए ये लोग पहुंच जाते हैं लोकेशन पर। अंदर जाने के बाद वहाँ के लोगों को मारते हैं और हर जगह से पैसे को निकालना शुरू कर देते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि अंदर बहुत सारा ड्रग्स भी है। जितना इन लोगों ने उम्मीद किया था, यहाँ पर उससे ज्यादा पैसे और ड्रग्स है। ये सबको इकट्ठा करने लगते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। ये रॉबरी की खबर जल्दी ही पहुंचती है ऑल्स्टन के पास। तब हमें पता लगता है कि ये जगह किसी और की नहीं बल्कि ऑल्स्टन की थी, यानी कि वो एक करप्ट पुलिस वाला है। दूसरी तरफ मेसन और कॉनर पैसों को लेकर के यहाँ से दूर निकल आते हैं। तब कॉनर मेसन से माफी मांगता है कि 1.5 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो माफी मांगना चाहता है। मेसन उससे कहता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, उस बात को भूल जाओ। फिर ये लोग कार को ब्लास्ट करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तभी ऑल्स्टन पहुंचता है अपने वेयर हाउस पर और देखता है कि हर तरफ लाशें हैं। उसके सारे पैसे और सारे के सारे ड्रग्स गायब हो चुके हैं। चारों तरफ देखने के बाद ऑल्स्टन को लगता है कि कोई बहुत ही शातिर आदमी यहाँ पर आया था जिसने चोरी की है। ऑल्स्टन मिलता है आखिरी सर्वाइविंग लड़के से और उससे पूछने लगता है कि अंदर जो लोग आए हुए थे वो कौन थे। वो लड़का कहता है कि वो पुलिस वालों की तरह बातें कर रहे थे। तभी ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ऑल्स्टन जैसे ही कार से बाहर आता है, हमें पता लगता है कि उसने इस लड़के को मार दिया। दूसरी तरफ हम टायरॉन को देखते हैं। टायरॉन स्मोक कर रहा है। कैंडिस बगल में ही खड़ी है। वो टायरॉन को कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेग्नेंट लेडी के पास कभी भी स्मोक नहीं करना चाहिए। तभी ऑल्स्टन कॉल करता है टायरॉन को और कहता है कि मेरे वेयर हाउस पर रॉबरी हुई है। अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ तो तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। टायरॉन मना कर देता है और कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। कैंडिस इन सारी बातों को सुन लेती है। तभी हम कॉनर की टीम को देखते हैं। ये सारे पैसों को इकट्ठा कर रहे हैं। तभी टायरॉन इन्हें कॉल करता है और लोकेशन बताता है कि कहां पर इन्हें पैसों को लेकर के आना है। टायरॉन सारी हिदायत देता है कॉनर को कि उसे कितना संभल करके आना पड़ेगा। मामला बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, बाहर कुछ भी हो सकता है। कैंडिस इन सारी बातों को सुन रही है। थोड़ी देर के बाद ये लोग निकलने लगते हैं। तभी हम कैंडिस को देखते हैं जिसने अपने हाथों को छुड़ा लिया है। वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। भागते हुए वो जाती है एक लैब में जहाँ पर ये लोग ड्रग्स को पैक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम ऑल्स्टन को देखते हैं जो बाकी पुलिस वालों के साथ बैठ करके प्लानिंग कर रहा है कि कैसे वो लोग टायरॉन तक पहुंच सकेंगे। कॉनर और टीम रास्ते में है। जब ये लोग जा रहे होते हैं तब अपने होने वाले बच्चे का नाम सोच रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में टीम कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। जैसे ही वो गाड़ी रोकता है, टीम चला जाता है अंदर और अंदर जाकर के ड्रग्स लेने लगता है। तभी टायरॉन आता है अपने दफ्तर में। वो देखता है कि यहाँ पर कैंडिस नहीं है। वो समझ जाता है कि कैंडिस भागने की कोशिश कर रही है। वो भागते हुए आता है बाहर। इसी बीच कैंडिस उस पर हमला कर देती है। तब टायरॉन उसे पकड़ता है और कहता है कि अगर तुम शांत नहीं रही तब तुम्हारे लिए ही मुसीबत खड़ी होगी। इसी बीच हम कॉनर और टीम को देखते हैं। ये दोनों यहाँ पहुंच जाते हैं पैसों के साथ। टायरॉन के लोग इन्हें पकड़ते हैं और लेकर के चले आते हैं अंदर। कॉनर सारे पैसे इन्हें दे देता है और कहता है कि बताओ अब कैंडिस कहाँ पर है। तब यहाँ पर कैंडिस भी आ जाती है, लेकिन अंदर आने के बाद वो जैसे ही टीम को देखती है कहती है कि इसी आदमी ने सारी की सारी प्लानिंग की होगी। टीम एक ड्रग एडिक्ट है, इसने शायद हमें धोखा दिया है और हमारी सारी जानकारियां टायरॉन तक पहुंचाई हैं। तभी हम स्पीड को देखते हैं जो अपनी बंदूक निकालता है और तान देता है कॉर्नर पर। फिर कहता है कि इस आदमी ने कॉर्नेल को मारा है, हम जिंदा इसे यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकते। टायरॉन कहता है कि हमारी डील हो चुकी है, हमें इसे यहाँ से जिंदा बाहर जाने देना पड़ेगा, लेकिन स्पीड नहीं मानता। टीम और कॉनर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, चारों तरफ भगदड़ मच चुका है। ये गोली आकर के लग जाती है कॉनर को। टीम जब देखता है कि उसका भाई नीचे जमीन पर गिरा हुआ है तब वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। तभी हम मेसन को देखते हैं जो अपनी टीम को लेकर के आ चुका है यहाँ पर। वो भी एक एक करके सबको मार रहे हैं। मेसन चला आता है कॉनर के पास। ये सारे लोग अब एक जगह पर इकट्ठा हो चुके हैं और पहुंच जाते हैं टायरॉन के पास उसे गिरफ्तार करने के लिए। तब टायरॉन कहता है कि तुम लोगों को पता भी नहीं है कि शहर में कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जिसे तुम लोग हीरो समझते हो वही सबसे बड़ा विलेन है। तुम लोगों का सीनियर ऑल्स्टन। इस शहर में जितने भी गलत काम होते हैं बिना उसकी मर्जी के कुछ भी नहीं होता। 1.5 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसका दोषी वही है। इन बातों को सुनने के बाद सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। टायरॉन कहता है कि जब तक वो जिंदा है वो किसी को भी शांत नहीं रहने देगा, मुझे भी नहीं। मैं भी उससे परेशान हूँ। बस एक ही रास्ता है शहर को ठीक करने का, हमें उसे मारना पड़ेगा। ये सारे लोग समझ नहीं पाते कि वो क्या करें, क्योंकि ऑल्स्टन बहुत पावरफुल है। वो लोग आसानी से उसे नहीं मार पाएंगे। टायरॉन कहता है कि एक ही रास्ता है, अगर उसके सारे पैसों को हम खराब कर दें तब वो किसी काम का नहीं रहेगा। कल वो बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन करने वाला है,
हमें उसके ट्रांजैक्शन को फेल करना है। अगर ये काम हो गया तब उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा और वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सारे लोग इस काम के लिए मान जाते हैं। टायरोन इन सबको अपने हथियारों का कलेक्शन दिखाता है। उसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार है। ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे ये लोग ऑल्स्टन तक पहुंचेंगे और उसके डील को कैसे खराब करेंगे। जब कैंडिस इन सारी बातों को सुनती है, वो कहती है कि जैसे ही ये काम खत्म होगा, मैं और कॉनर देश छोड़ करके चले जाएंगे हमेशा के लिए। कॉनर भी मान जाता है। अब इनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। अगले दिन हम ऑल्स्टन को देखते हैं जो एक बैंक के बाहर खड़ा है अपने ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए। थोड़ी देर के बाद उसके पास आता है डिटेक्टिव रिनॉल्ड और पुलिस चीफ शीप। ये लोग बैठ करके बातें कर रहे होते हैं कि बैंक में थोड़ी दिक्कत आ रही है। इनकी बातें चली रही होती है। तभी हम देखते हैं कि कॉनर अपनी टीम को लेकर के आ चुका है और वो लोग हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऑल्स्टन के यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। वो लोग भी इन पर गोलियां चला रहे हैं। ये गोलीबारी बहुत देर तक चलती रहती है। थोड़ी देर के बाद एक गोली आकर के लगती है मिलर को। वो यहीं पर मर जाता है। अब सारे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। वो लोग जाने लगते हैं बैंक के भीतर, लेकिन अभी भी ऑल्स्टन के लोग गोलियां चला रहे हैं। थोड़ी देर के बाद एक गोली आकर के लगती है टीम को और कॉनर भी घायल होकर के नीचे गिर जाता है। जैसे स्टीवन को ये बात पता लगती है कि उसके सारे के सारे दोस्त खतरे में हैं, वो अपने स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करता है और मार करके गिराने लगता है ऑल्स्टन के लोगों। फिर एक वैन लेकर के आता है इन सबको यहाँ से दूर लेकर के जाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वैन से बाहर आता है, उसे भी गोली लग जाती है और स्टीवन की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम कैंडिस को देखते हैं जिसने नए पासपोर्ट्स को तैयार कर लिया है ताकि वो लोग आसानी से देश छोड़ करके यहाँ से भाग सके। अब रिनोल्ड को भी पता लग गया है कि आखिर ऑल्स्टन क्या कर रहा था। रिनोल्ड के पास सारे सबूत हैं। कॉनर, मेसन और टायरोन यहाँ से भाग रहे हैं। मेसन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसके एक और साथी की मौत हो गई, वो भी ऑल्स्टन के कारण। तभी वो देखता है कि पुलिस वालों की गाड़ियां उसके सामने खड़ी हैं जहाँ पर ऑल्स्टन के लोग भी हैं। मेसन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। इनके पास बहुत सारा पैसा है। वो टायरोन और कॉनर को कहता है कि तुम लोग पैसे लेकर के यहाँ से निकलो, मैं इन्हें देखता हूँ। वो लोग पैसों का बैग लेकर के जाने लगते हैं। मेसन कार को तेजी में लेकर के जाता है ताकि वो ऑल्स्टन को मार सके, लेकिन वो लोग उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। जब तक मेसन उनके पास पहुंचता तब तक वो लोग उसे गोलियों से छल्ली करके रख देते हैं। मेसन की भी मौत हो जाती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। हमारे सामने आता है 7 महीने बाद का दृश्य। कॉनर अब बाप बन चुका है। ये लोग सैन फ्रांसिस्को में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। टायरोन भी इनके साथ ही रहता है। वहीं हम बेकी को देखते हैं जो अपने निशाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसे कचरे के ढेर में बहुत सारा पैसा नजर आता है। स्टीवन के मौत के बाद इन लोगों ने 7 महीने तक इंतजार किया ताकि सारी चीजें शांत हो जाएं। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, इन लोगों ने स्टीवन का हिस्सा भेज दिया बेकी के पास। तभी हम ऑल्स्टन को देखते हैं जिसे पुलिस वाले गिरफ्तार करने आए हैं। सबको पता लग गया है कि ऑल्स्टन क्या कर रहा था। अब उसे उम्र कैद की सजा होने वाली है। तभी हम कैंडिस को देखते हैं। कैंडिस अब मेसन और मिलर के घर पर भी पैसे भिजवा रही है उनके हिस्से के। ये सारे लोग अब एक साथ खुश हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।